नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नवीन लोक प्रशासन के बारे में। देखिए, हमारे जो है लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर चल रहे हैं और जैसे कि आपको पता है ये जो है हमारा पेपर 2 का पार्ट है। पेपर 2 के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा पार्ट ए में, और पार्ट ए में जो है आपको ये 5वीं इकाई के रूप में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी 4 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उनको भी जाकर आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें आपको मिलेगी प्लेलिस्ट में, ठीक है। चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए। जैसे आपको देखने को मिलेगा पेपर फर्स्ट का ए, उसमें देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत हमने कंप्लीट हिस्ट्री जो है देखने को मिलती है वहाँ पे, यानी कि मध्य प्रदेश की हिस्ट्री और पूरे भारत की हिस्ट्री और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें देखने को मिलती है पूरे पेपर फर्स्ट के ए में। फिर पेपर फर्स्ट के जो पार्ट बी है यानी जो खंड बा है, उसके अंतर्गत आपको ज्योग्राफी देखने को मिलेगी, आपदा प्रबंधन और बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो वहाँ आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं पेपर 2 का जो पार्ट ए है, जो कि इंडियन पॉलिटी के नाम से जाना जाता है, जिसके अंतर्गत हम जो 5वीं यूनिट नवीन लोक प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं, ये भी आपको उसी में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप सारी चीज़ें वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं, देखिए हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी चल रहा था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ऑलरेडी एक यूनिट कवर की जा चुकी है और दूसरी यूनिट अभी चल रही है, जिसमें कि आप देख सकते हैं जो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये दोनों देखने को मिलेगी फर्स्ट सेकंड में। थर्ड में आपको बायोलॉजी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे कवर की जाएगी। फिर इसके बाद जो है बाकी के सब्जेक्ट भी स्टार्ट किए जाएंगे। और यदि आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आप जो डिस्कशन वाला जो ग्रुप है उसमें भी जुड़ जाइए, ताकि आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकें हमसे अगर कोई डाउट हो तो। इसके साथ में हम देखें तो आपको जो है यहाँ पे हम देखें तो एक उत्तर लेखन का ग्रुप भी आपको देखने को मिलेगा। उत्तर लेखन का ग्रुप मतलब आपको डेली जो है सुबह 10 बजे के आसपास जो है उत्तर मतलब जो प्रश्न है, एक यूनिट में जितने भी प्रश्न आते हैं जितने नंबर के, उसके अनुसार फॉर्मेट के अनुसार आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। शाम तक आपको लिखकर पोस्ट करना है, उनका फिर अवलोकन किया जाता है हमारे द्वारा और जो भी गलती होती है वो बताई जाती है। तो इस प्रकार आपका सारी चीज़ें यहाँ पर तैयारी की जा रही है, ठीक है, मतलब मेंस की परीक्षा से रिलेटेड। इसके बाद जो है प्री की परीक्षा से रिलेटेड भी हमारे द्वारा कुछ काम किया जा रहा है, ठीक है। तो वो आगे जाकर जब ये कंप्लीट हो जाएगी सीरीज़ तो वो हम कंप्लीट लेकर आएंगे। फिर हम सारी चीज़ें एक एक करके यहाँ पर देख लेंगे। तो इस प्रकार आपका एमपीपीएससी पूरा कंप्लीट जो तैयारी है वो यहाँ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नवीन लोक प्रशासन के बारे में, जो कि आपको देखने को मिलेगा 5वीं यूनिट में। और आप देख सकते हैं यहाँ, देखिए नवीन लोक प्रशासन कहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए हमने जो है जो लोक प्रशासन उसके अंतर्गत अर्थ, प्रकृति और महत्व के बारे में, क्षेत्र के बारे में देख लिया। विकसित और विकासशील समाज में लोक प्रशासन की भूमिका के बारे में देख लिया। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ वो भी हमने देख लिया। अब आज का जो है हमारा नवीन लोक प्रशासन, और साथ में हम देख लेंगे लोक प्रशासन के सिद्धांत। तो इस प्रकार हमारा जो एक टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा टॉपिक आपको देखने को मिलता है अवधारणा है। तीसरा टॉपिक संगठन से संबंधित, जो कि लोक प्रशासन में ही उपयोग होता है। फिर लोक प्रबंधन के नवीन आयाम और जो विकास प्रशासन, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं नवीन लोक प्रशासन क्या होता है। नवीन, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, न्यू, यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है उसे बोला जाता है नवीन लोक प्रशासन। अब नवीन लोक प्रशासन के जो नारा है, एक प्रकार से देखें तो उसने जो है लोक प्रशासन के विषय को एक प्रकार से काफ़ी ताज़ा या मतलब जो प्राणवायु है उसमें प्रदान की है। साथ ही साथ अगर देखें तो काफ़ी सारगर्भित जो वस्तु है, विषय है, वो भी प्रदान की है। और आज अगर देखें हम वर्तमान में तो यह नवीन नहीं रह गया है, ठीक है। नवीन नहीं रह गया मतलब क्या हो गया, नवीनतम जो नारे है उसके अभाव के कारण इसे भी आज एक प्रकार से लोक प्रशासन का नवीनतम सीमा चिन्ह माना जा रहा है। मतलब कुछ जैसे जो लोक प्रशासन है वो नवीन होना चाहिए, उस प्रकार से नवीन नहीं रह गया है। मतलब कुछ सीमा इसमें देखने को मिलती है, कुछ आलोचना इसकी होती है, तो वो भी हम आगे देखने वाले हैं। नवीन लोक प्रशासन आंदोलन, एक प्रकार से अगर देखें जो आंदोलन चल रहा था, जिस रूप में वो चल रहा था वो अभी ओझल सा हो गया है। और इसके कुछ विद्वान इसके मूलभूत जो एक प्रकार से मत है, जिसके अंतर्गत अगर देखें तो इसकी प्रासंगिकता, सक्रियतावाद और समता का जो नगाड़ा आज भी बजाते फिरते हैं। बात करें 1960 की, तो 1960 के जो बाद है उसके बाद जो उत्पन्न अमेरिकी जो बुद्धिजीवी थे, जैसे कि आपको पता है लोक प्रशासन का जो उद्भव है, विकास है, आपको अमेरिका में देखने को मिलता है। तो जो अमेरिका के जो बुद्धिजीवी थे, विद्वान थे, उनके विद्रोह और जो सामाजिक आर्थिक उथल पुथल में इस आंदोलन की जो पैदाइश है, इसका उद्भव काफ़ी दिखाई देता है। 1960 से अगर 70 की बात करें, ठीक है, एक दशक की बात की जा रही है, तो इसके एक दशक में यह आंदोलन अपनी एक प्रकार से जो शीर्ष है, टॉप पर, एक प्रकार से चरम सीमा पर था। और आज यह आंदोलन अपनी चमक खो चुका है, यानी कि ओझल हो चुका है एक प्रकार से, और उसका प्रभाव काफ़ी एक प्रकार सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। पुराने समय की अगर बात करें तो पुरातन जो लोक प्रशासन है उसके सिद्धांत एक प्रकार से देखें तो मूल्य की शून्यता, दक्षता, तटस्थता, कार्यकुशलता
और नवीन लोक प्रशासन की अगर बात करें तो इसमें नैतिकता दिखाई देती है आपको, जवाबदेहिता यानी कि जो उत्तरदायित्व होता है, ठीक है, सामाजिक जो प्रतिबद्धता होती है, नमनीय तटस्थता होती है। इसके अलावा देखें तो प्रतिबद्ध शासन प्रणाली पर यह बल देता है। तो इस प्रकार हम जो है इसके नवीन लोक प्रशासन के बारे में बेसिक चीज़ें समझ सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके उद्भव के कारण। उद्भव मतलब इसका जो उद्भव है, या फिर हम बोलें तो इसका विकास, या फिर उसका उत्पन्न कैसे हुआ, उसके क्या कारण थे, वो हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। देखिए, मैंने जैसे बात किया था 1960 में, तो 1960 के दशक के अंत में, ठीक है, इसके अंत में या फिर इसके बाद की प्रक्रिया की अगर बात करें हम, तो 1960 के अंत में अमेरिकी जो समाज थे उसमें क्या हो गया है, विघटन और टूट फूट की स्थितियों से वो गुजर रहा था। ठीक है, अमेरिकी समाज क्या है, विघटन और टूट फूट की स्थितियों से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था। और परंपरावादी जो लोक प्रशासन अमेरिकी समाज के संकट को समझने में असफल रहे। साथ ही साथ हम देखें तो सामाजिक जो आर्थिक संकट हमको देखने को मिलता है, उनसे क्या हुआ है, सामाजिक आर्थिक संकटों से उत्पन्न नई मांगों और जो चुनौतियाँ थी, तो चुनौतियों का एक प्रकार से यह सामना करने में एक प्रकार से अपने जो आपको असमर्थ पा रहा था। ठीक है, साथ ही हम देखें तो जो आणविक शस्त्र थे, ठीक है, अणु परमाणु से रिलेटेड जो आणविक शस्त्र थे, उससे उत्पन्न आतंकवाद, विभिन्न प्रकार की समस्याएं, गृह युद्ध, सामाजिक विभेद, वियतनाम में अघोषित युद्ध हुआ था जो कि विश्व की नैतिकता, अंतरात्मा पर प्रहार कर रहा था या उसके ऊपर वार कर रहा था। उसने अमेरिकी बुद्धिजीवियों को एक प्रकार से काफ़ी झकझोर कर दिया। और ऐसे माहौल में अगर देखें तो अमेरिका के जो युवा थे, युवा बुद्धिजीवी थे, मतलब जो काफ़ी एक प्रकार से काफ़ी ज्ञानी या विद्वान हम बोल सकते हैं, तो उनको एक प्रकार से बेचैन कर दिया इस घटना ने। क्योंकि एक और ना तो शासन के संस्थापित केंद्र कुछ कर पा रहे थे, ना ही मान्यता प्राप्त जो शिक्षा के गढ़ थे, जो भी शिक्षा से संबंधित जो भी समूह थे, उनमें कोई भी हलचल यहाँ पे थी। तो समाज जो विज्ञान है, समाज विज्ञान के अन्य विषय की तरह लोक प्रशासन जैसा जो विषय है, सामाजिक उथल पुथल के इस दौर से काफ़ी हिल उठा था। इसी के बाद हम देखें तो समाज के समक्ष एक बड़ी चुनौती यहाँ पे, या एक प्रकार से समक्ष जो चुनौतियाँ है वो उसके अंतर्गत अगर देखें तो वो काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ खड़ी हुई थी। और चुनौतियों का जो उत्तर था, नए विचारों और नए नारों में ढूंढना आवश्यक हो गया था। और ऐसा ही एक नारा यहाँ पे दिया गया, नया आंदोलन के रूप में सामने आया, जिसे हम बोलते हैं नवीन लोक प्रशासन। तो नवीन लोक प्रशासन का नाम इसी प्रकार से अगर देखें तो इसके उद्भव के कुछ कारण हमने देखे, बेसिक चीज़ें। अब इसकी पृष्ठभूमि के बारे में देखेंगे। पृष्ठभूमि यानी कि इसका बैकग्राउंड क्या था, बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। नवीन लोक प्रशासन जो आंदोलन है, मतलब एक प्रकार से जब शुरू हुआ था, तो नवीन लोक प्रशासन आंदोलन जो है, लोक प्रशासन के जो नवयुवक थे, ठीक है, नवयुवक जो विद्वान थे, उसका एक आंदोलन माना जाता है। क्योंकि उनके मन को एक प्रकार से, अंतर मन को झकझोर कर दिया था विभिन्न प्रकार की जो घटनाएं थी उसने। और यह आंदोलन जो था वो एक प्रकार से देखें तो 1960 के दशक के अंत में शुरू हुआ और लगभग एक दशक तक सामाजिक जागरण का उत्प्रेरक बना रहा। जैसे कि इसके एक प्रमुख समर्थक भी थे। प्रमुख समर्थक का नाम हम देखें तो ये थे एच जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। ठीक है, एच जॉर्ज फ्रेडरिक्सन जो थे, उन्होंने एक प्रकार से उनकी रचना थी, या उन्होंने एक जो कृति थी उनकी रचना थी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 1980 में देखने को मिलती है। तो इनके द्वारा ये प्रकाशित की गई, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और नवीन लोक प्रशासन जो था, एक प्रकार से शब्द का प्रयोग लोक प्रशासन विषय के लिए एक प्रकार से नई दार्शनिक दृष्टि का बोध कराने हेतु किया गया था। और लोक प्रशासन के अंतर्गत अगर बात करें हम, तो रूढ़िवादी जो सूत्र थे, वो कुशलता और जो मितव्ययिता, जिन्हें लोक प्रशासन जैसे गतिशील विषय के अपर्याप्त और असंतोषजनक लक्ष्य माना गया था। हालांकि देख सकते हैं हम, देखिए, जो समस्त क्रिया विधि थी उसकी धुरी मनुष्य मानी जाती है। ठीक है, मतलब जो भी क्रिया होती है उसकी जो बेसिक जो यूनिट होती है, वो उसका बेसिक आधार क्या होता है, मनुष्य होता है, यानी कि हम होते हैं। और मनुष्य को कुशलता के यांत्रिक सांचे में बांध कर नहीं रखा जा सकता। ठीक है, उसको मतलब एक प्रकार से बोला जा रहा है कि उसको पाबंदी नहीं रखी जा सकती जितनी यहाँ बोली जा रही है। अतः अगर बात करें हम, तो जो प्रशासन था, प्रशासन जो है मानव उन्मुखी होना चाहिए। ठीक है, तथा उसका दृष्टिकोण मूल्य पर आधारित होना चाहिए। और नवीन लोक प्रशासन के समर्थकों ने शोध या रिसर्च की जो प्रासंगिकता है उस पर जोर देते हुए यह भी प्रतिपादित किया कि अनुसंधान के लिए जो संसाधन उपकरण हैं, जो परिष्कृत उपकरण हैं, उसका विकास करना उपयोगी होता है। परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था, जिसके लिए इन उपकरणों को प्रयोग में ला जा रहा है। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि सभी चीज़ों का बेसिक जो केंद्र बिंदु है वो मनुष्य ही यहाँ माना जा रहा था। ठीक है, और नवीन लोक प्रशासन के जो विद्वान थे, उन्होंने भी एक प्रकार से स्पष्ट मत प्रदान कर दिया था कि जो मूल्य थे उनकी आधारशिला पर ही ज्ञान की जो इमारत है वो खड़ी की जा सकती है।
और यदि मूल्य को ज्ञान की प्रेरक शक्ति ना माना जाए तो सदा ही यह खतरा बना रहेगा। ज्ञान को गलत उद्देश्यों के लिए काम में लाया जाएगा, ठीक है, जैसे कि आज की डेट में बहुत सी जगह ये देखने को मिलता है हमको। और ज्ञान का उपयोग यदि अगर सही उद्देश्य के लिए करना है तो मूल्य को उनकी जो केंद्रित या केंद्रीय स्थिति पर भी फिर से स्थापित करना आवश्यक हो जाएगा। तो मूल्य पर विशेष ध्यान देने की बात की जा रही है। और जो रिसर्च थी और जो शोध था उसमें महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओं से संबद्ध होना चाहिए, ऐसा यहाँ बोला गया। लोक प्रशासन के विद्वानों का काम जो है समाधानों का सुझाव देने के अतिरिक्त यह भी है कि जो भी समाज मतलब अभिशापित जो भी समाज है, समाज में परिवर्तन लाने के लिए जो आंदोलन है वो क्रियाशील नेतृत्व के हाथों में होना चाहिए। मतलब जो आंदोलन है वो उसका नेतृत्व कौन करना चाहिए? एक ऐसा व्यक्ति करना चाहिए जो उसको सही राह दिखा सके, यानी कि गलत या मिसयूज उसका ना किया जा सके। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है यहाँ पे इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत, यानी इसके बैकग्राउंड के अंतर्गत हमने देखे हैं। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे सामने वो आता है नवीन लोक प्रशासन के कुछ लक्ष्य, यानी कि इसके गोल क्या थे। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन के जो गोल या उसके लक्ष्य क्या होने चाहिए ये हमको देखने को मिलता है, यानी कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के गोल। तो यहाँ देखिए हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे सबसे पहले जैसे मैंने बात किया था यहाँ पे 1960 से 70 के दशक की बात करें तो 1960 से 70 के दशक में होने वाले जो परिवर्तन थे उन परिवर्तनों का जो है नवीन लोक प्रशासन प्रतिनिधित्व करता है। तो हम सिंपल बात करें तो यहाँ देखिए इसके आसपास ही हमको नवीन लोक प्रशासन की जो है प्रगति या उसका उद्भव देखने को मिलता है। तो 1960 से 70 के दशक में होने वाले जो जितने भी परिवर्तन हुए थे उनका प्रतिनिधित्व कौन करता है? उनका प्रतिनिधित्व नवीन लोक प्रशासन करता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें तो अमेरिकी जो समाज था, अमेरिकी समाज में हम देखें तो लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की प्रतिक्रिया भी माना जाता है। इसके कुछ प्रमुख आयाम भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो प्रमुख आयाम क्या क्या देखने को मिलते हैं नवीन लोक प्रशासन के? जैसे सहभागिता है, विकेंद्रीकरण है, मानव प्रेम, मानव एक दूसरे से नफरत ना करे, ग्राहक उत्पादकता, ठीक है, दक्षता, मितव्ययिता, केंद्रीकरण, ये सभी जो नवीन लोक प्रशासन है उसके एक प्रमुख आयाम माने जाते हैं, डायमेंशन माने जाते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो देखिए बहुत सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो देखिए यह एक प्रकार से उत्पादकता, दक्षता, जो देखे हमने सारी चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है किसमें? नवीन मतलब जो नवीन लोक प्रशासन के कुछ आयाम हमको देखने को मिलते हैं। और यह जो मत था अगर बात करें देखिए ये सारी चीज़ हमको यहाँ देखने को मिली। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यही मतलब जो मत है, मत अस्वीकार करता है कि जो प्रशासन है, प्रशासन मूल्यों के प्रति तटस्थ होता है। मतलब मूल्य जो है, मूल्य मतलब मूल्य पर विशेष फोकस दिए जाने की बात की जा रही है, परंतु यहाँ पे इस जो सिद्धांत है इसको नहीं माना जा रहा है, इसको अस्वीकार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है प्रशासन जो है यहाँ पे किसी भी प्रकार के बीच में आने की स्थिति में नहीं रहता, यानी कि तटस्थ रहता है। तटस्थ मतलब ना तो इधर मतलब किसी के तरफ ना होना, यानी कि ना तो उसको अप्लाई करने की तरफ होना, ना ही कहीं, तो वो एक प्रकार से किनारे बने रहता है। तो उसको हम एक प्रकार से तटस्थ या उससे अलग हटकर ये रहता है। तो जो प्रशासन है इसमें किसी प्रकार का रुझान नहीं दिखाता और यह एक प्रकार से सकारात्मक नैतिकता से लबालब और आदर्शनात्मक है। इसकी मान्यता है कि प्रशासन तो एक साधन मात्र है, मतलब जो मूल्य है उसको प्राप्त करने के लिए प्रशासन जो है वो एक प्रकार से साधन मात्र है, मानव कल्याण ही उसका अंतिम लक्ष्य माना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो एक विद्वान थे, विद्वान का नाम है बाल्डो, ठीक है, जैसे कि इनके बारे में हमने पहले पढ़े भी हैं। तो बाल्डो ने क्या कहा है? बाल्डो ने कहा है कि नवीन लोक प्रशासन जो है मानकात्मक सिद्धांत, यानी कि नॉर्मेटिव जो थ्योरी है उसके दर्शन के अनुसार यहाँ हम देख सकते हैं। तो देखिए नवीन लोक प्रशासन मानकात्मक सिद्धांत, साथ में देखें तो दर्शन यानी फिलोसफी, इसके अलावा देखें तो सामाजिक प्रतिबद्धता यानी कि सोशल कंसर्न, सक्रियतावाद यानी कि हम बोल सकते हैं एक्टिविज्म में, ठीक है, पॉलिटी में आपने पढ़े होंगे एक्टिविज्म यानी न्यायपालिका की शक्ति होती है एक्टिविज्म में, जिसके अंतर्गत वो न्यायिक जो है जुडिशल रिव्यू के अंतर्गत हमको वो देखने को मिलती है। तो न्यायिक सक्रियता, साथ में देखें तो क्रांति घोष हमको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ जो है बाल्डो ने बोला है कि नवीन लोक प्रशासन इस प्रकार से ये सारे सिद्धांतों का एक प्रकार से मिश्रण है और यह जो है जातिगत की अपेक्षा जनोन्मुखी है, यानी कि जातिगत मतलब जेनरिक ना होकर पब्लिक रूप में ये फोकस रहता है। और यह जो है विवरणात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव कम है और निर्देशात्मक ज़्यादा है। निर्देशात्मक मतलब डायरेक्शन देने वाला ज़्यादा है। इसके अलावा अगर देखें तो यह संस्था जो है उन्मुखी कम है और ग्राहक उन्मुखी अधिक है। ग्राहक उन्मुखी यानी कि ग्राहकों की उत्पादकता बढ़ाने में ये ज़्यादा फोकस करता है और यह तटस्थ कम है। मतलब जो नवीन लोक प्रशासन है वो एक प्रकार से जैसे प्रशासन था जो मूल्य को मतलब एग्जीक्यूट करने या मूल्य को प्राप्त करने में अपनी तटस्थता की भूमिका निभाते थे, यानी कि उसमें ज़्यादा रुझान नहीं देते थे, परंतु जो नवीन लोक प्रशासन है वो इसके विपरीत है, यानी कि मूल्य परक अधिक है ये।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ये लक्ष्य है इसके कुछ, ठीक है, बेसिक सी चीज़ें। अब जो सीक्वेंस में हम देखें तो इसके विभिन्न प्रकार के जो है देखिए बेसिक हो गई, ठीक है। अब हम यहाँ देखें तो ये आपको लक्ष्य देखने को मिलते हैं, प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता और परिवर्तन। तो ये 4 आपको देखने को मिलते हैं प्रमुख रूप से इसके लक्ष्य। तो हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देख लेते हैं ताकि आपको जो है एग्जाम में लिखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो देखिए यहाँ जो है, जैसे अगर पूछा जाता है आपसे कि नवीन लोक प्रशासन क्या है, तो नवीन लोक प्रशासन आप देख सकते हैं 3 नंबर में पूछा जाएगा। अगर आपको उद्भव के कुछ कारण यहाँ मान ले, मतलब उद्भव के कुछ कारण आपको पूछ लिया जाता है, तो ये 5 नंबर में पूछे जाने की यहाँ पर संभावना है, ठीक है। तो आप इसको 5 नंबर के अनुसार जैसे 4-5 पॉइंट अगर आपने लिख दिए, ठीक है। जैसे आपको उत्तर कैसे लिखना है, उत्तर लिखते समय आपको देखिए 3 नंबर में तो आपको इंट्रो और कंक्लूजन कुछ लिखना नहीं है, सीधे एक लाइन में आपको फैक्ट लिखना है, 2-3 फैक्ट जितने भी आते हैं, ठीक है, 10 शब्दों में। उसके अलावा 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं आपको 50 से 60 शब्दों में या 5 से 6 लाइन में देखने को मिलेंगे। तो आपको वहाँ सिर्फ क्या करना है, जैसे उद्भव के कुछ कारण पूछ लिया जाता है नवीन लोक प्रशासन के, तो आपको क्या लिखना है, नवीन लोक प्रशासन के उद्भव के निम्न कारण थे, बस इतनी एक लाइन लिखना है और उसके बाद आपको 4-5 पॉइंट लिखकर उस उत्तर को समाप्त कर देना है। कंक्लूजन इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। इंट्रो में भी हमने क्या लिखे हैं, सिर्फ निम्न लिखे हैं, ठीक है, निम्न है, इस प्रकार है, जो भी आप एक लाइन लिखते कि नहीं, तो एक लाइन लिखना जरूरी होता है और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा 5-6 लाइन में। इसके अलावा अगर आपसे पृष्ठभूमि पूछ लिया जाता है तो पृष्ठभूमि भी आपको 5 नंबर में लिखना है। पृष्ठभूमि के अंतर्गत आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें से पॉइंट्स वाइज बताना है। पैराग्राफ में लिखोगे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, आप पॉइंट्स में लिखा करिए। जो छोटे आंसर होते हैं वो आपको पॉइंट्स में लिखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसके अलावा नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य पूछ लिया जाता है तो ये 5 में भी पूछा जा सकता है और जो है 11 नंबर में भी ये पूछे जाने की संभावना है। तो ये बेसिक सा आपको इंट्रो लिखना है, इंट्रो यानी कि जो होता है, जो भूमिका होती है शुरुआत में, वो लिखना है। फिर आपको बॉडी के अंतर्गत क्या लिखना है, उसके कुछ पॉइंट्स लिखना है और उसका जो है कंक्लूजन लिखना है। तो 5 नंबर में भी पूछा जाता है तो आप जो इतने पॉइंट लिखकर एक इस प्रकार से निम्न गोल है, निम्न लक्ष्य है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। कुछ आप जो है बेसिक से इनको समझा सकते हैं एक एक लाइन में और आपकी 5-6 लाइन ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका 5 नंबर का भी ये उत्तर हो जाता है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रासंगिकता जो होती है इसके अंतर्गत अगर बात करें तो परंपरागत जो लोक प्रशासन है उसके कुछ लक्ष्य हमको देखने को मिलते थे। कौन कौन से, जैसे कार्यकुशलता आप देख सकते हैं, जो कार्यकुशलता है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलते थे जो परंपरागत लोक प्रशासन उसके अंतर्गत। इसके अलावा मितव्ययिता देखने को मिलती थी, ठीक है। परंतु नवीन लोक प्रशासन में अगर देखें तो नवीन लोक प्रशासन का लक्ष्य एक प्रकार से प्रासंगिकता है, अर्थात अगर बात करें तो संबद्ध जो सामाजिक समस्या है उसके प्रति इसकी गहरी चिंता है। इसका मूल्य मंतव्य यानी कि मूल्य के प्रति ज़्यादा फोकस करता है। कौन, नवीन लोक प्रशासन। लोक प्रशासन का ज्ञान एवं जो शोध है या रिसर्च है समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होना चाहिए। तो ये एक प्रकार से यहाँ पे नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत ये लक्ष्य देखने को मिलता है। और अब वर्तमान की अगर बात करें हम, तो अब जो है हमको लोक प्रशासन केवल पोस्ट कॉप तकनीक से ही संबद्ध नहीं रह चुका है, ऐसा यहाँ बोला जा रहा है, ठीक है। पोस्ट कॉप तकनीक आपको पता है, ठीक है, पोस्ट कॉप तकनीक जो थी आपको पता होगा। देखिए प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, डायरेक्शन है, कोऑर्डिनेशन है, रिपोर्ट है और बजट है। ये टोटल मिलाकर 7 यहाँ टेक्निक देखने को मिलती है। तो हम पहले इसको मानते थे कि ये जो है हर जगह यूज़ होती है और ये अगर कंप्लीट हो जाती है तो आपको लोक प्रशासन हो जाता है। परंतु अब वर्तमान की अगर बात करें, जबकि नवीन लोक प्रशासन की बात की जाती है वर्तमान में, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि ओनली पोस्ट कॉप तकनीक तक सीमित नहीं रह चुका है या इसी से बस संबद्ध नहीं रह चुका है, बल्कि लोक प्रशासन के जो अध्ययन करता है उनको समाज की मूलभूत चिंताओं में प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर भी मिल चुका है। अभी एक जो विद्वान है जिनके बारे में हम बार बार पढ़ रहे हैं, बॉल्डो, ठीक है, इन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया है कि लोक प्रशासन उन मुद्दों से अछूता नहीं रह सकता जिनका सामना समाज को करना है, ठीक है। तो समाज को जिन मुद्दों का सामना करना है उससे एक प्रकार से अनभिज्ञ नहीं रहा जा सकता लोक प्रशासन को। तो आज की डेट में लोक प्रशासन जो है नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा के रूप में हर जगह अपनी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये आपको देखने को मिलता है प्रासंगिकता के अंतर्गत। फिर जैसे आपको पता है मूल्य परक होता है नवीन लोक प्रशासन। तो जैसे यहाँ देखें मूल्य की बात की जा रही है तो नवीन लोक प्रशासन स्पष्ट रूप से आदर्शात्मक यानी नॉर्मेटिव है, ठीक है, आदर्शवादी है। और यह परंपरावादी जो लोक प्रशासन है उसके मूल्यों को छिपाने के व्यवहार तथा जो प्रक्रियात्मक तटस्थता है उसको भी अस्वीकार करता है। एक सम्मेलन हुआ था, अभी हम बाद में देखेंगे थोड़ा, मिन्नोब्रुक सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा कि मूल्य के प्रति तटस्थ लोक प्रशासन असंभव है और बुद्धिजीवियों के स्तर पर जो अमेरिका में
कुछ देखें तो कुछ लेख यहाँ प्रकाशित किए गए थे। तो लोक प्रशासन में नैतिकता के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। तो ये दोनों चीज़ हमको देखने को मिलती है। हालांकि जो लोक प्रशासन है, लोक प्रशासन के कार्यों का विस्तार जो है दिन प्रतिदिन यहाँ होता जा रहा है, और यह भी जरूरी हो गया है कि सार्वजनिक जो पदाधिकारी है उनके क्रियाकलापों में नैतिकता के प्रति चेतना लाई जाए या जागरूकता लाई जाए। नैतिक मूल्यों के प्रति फिर से जोर देने के कारण अनेक महत्वपूर्ण जो परिणाम सामने आए हैं, जिनका लोक प्रशासन के अध्ययन पर प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है। और इससे क्या हो रहा है, इससे लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व और नियंत्रण की जो भावना है उसके प्रति फिर से रुचि बढ़ाने में मदद मिली है। तो मुख्य रूप से यहाँ फोकस इसका क्या होता है, मूल्य परक होता है या फिर आदर्शात्मक होता है। फिर हम देखें सामाजिक समता की बात की जा रही है। नेक्स्ट जो गोल है, नेक्स्ट जो लक्ष्य है इसका अंतर्गत, तो देखिए पुराने यानी कि जो पहले नवीन लोक प्रशासन के पहले जो प्रशासन था वो परंपरागत लोक प्रशासन था, यथास्थितिवादी स्वरूप का था। जबकि अभी बात करें हम नवीन लोक प्रशासन की, तो नवीन लोक प्रशासन जो है सामाजिक समता के सिद्धांत पर बल देता है। यानी समाज के जो कमजोर वर्ग है, जैसे कि अगर बात करें तो महिलाएं है, बच्चे हैं, दलित वर्ग है, तो ये इनके सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए इनके प्रति ये संवेदनशील रहता है नवीन लोक प्रशासन। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा नवीन लोक प्रशासन का जो उद्देश्य है, विशेष अधिकार जो प्राप्त वर्ग है उसका अंत कर सामाजिक समता पर बल देना। तो ये मुख्य रूप से यहाँ इसका फोकस होता है, इसका लक्ष्य होता है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे सामने देखने को मिलती है परिवर्तन। तो सामाजिक समता की प्राप्ति के लिए नवीन लोक प्रशासन परिवर्तन पर बल देता है। जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक सामाजिक समता संभव है ही नहीं, तो इसलिए परिवर्तन पर बल दिया जाता है नवीन लोक प्रशासन के द्वारा। और यह जो है समाज में यथास्थितिवाद, शोषण, सामाजिक एवं जो आर्थिक विषमता है उसको समाप्त कर समता युक्त एवं शोषण विहीन नए समाज की स्थापना करता है। और नवीन लोक प्रशासन समाज में परिवर्तन लाने के औजार के रूप में भी कार्य करता है। तो ये मुख्य रूप से हमको प्रासंगिकता, मूल्य और सामाजिक समता, इसके अलावा परिवर्तन, ये चार चीज़ें हमको इसके लक्ष्य के रूप में देखने को मिली। और यदि समाज का वर्तमान संकट गंभीर सामाजिक संघर्षों का परिणाम है तो यह आवश्यक हो जाता है कि जो संघर्षों को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाए, और उन संघर्षों को समाप्त करने में ही नवीन लोक प्रशासन अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन संघर्षों को दूर करने के लिए यदि वर्तमान राजनीतिक और जो सामाजिक व्यवस्था है उसको तोड़ना आवश्यक हो तो लोक प्रशासन के विशेषज्ञ को साहस के साथ उसकी मांग करनी चाहिए, और उसे केवल सुधारों के अथवा आवश्यक हो तो क्रांति के संबंध में भी सुझाव देकर संतुष्ट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, परंतु अगर बात करें हम तो इस दृष्टि से समाज का पुनर्निर्माण करने के प्रयत्नों में भी योग देना चाहिए, और जो अभिशापित जो लक्ष्य है उनके प्रभावशाली ढंग से उनको क्रियान्वित किया जाए। संक्षेप में अगर बात करें हम तो नवीन लोक प्रशासन आचार शास्त्र, मूल्य और जो अभिनव परिवर्तन है तथा जो सामाजिक समानता है उस पर भी बल देता है। इसके अनुसार अगर देखें हम तो मूल्यों की आधारशिला पर ही लोक प्रशासन की इमारत खड़ी गई है। ठीक है, तो मूल्य परक यहाँ पे है, तो मूल्यों के आधार पर ही लोक प्रशासन की आधारशिला यहाँ खड़ी है, ऐसा यहाँ पे इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। लोक प्रशासन का जो औचित्य है उसी स्थिति में सर्वमान्य होगा जबकि समाज में जो व्याप्त विषमता है, संघर्ष है, आकांक्षा है, संदर्भ है एवं जो चिंता है उनका उचित समाधान किया जा सके। और नवीन लोक प्रशासन के जो प्रमुख आयाम हमने देखे थे, जैसे कि सहभागिता, विकेंद्रीकरण, मानव प्रेम, ग्राहक उन्मुखी, लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया, तटस्थता के बजाय मूल्यों पर आधारित सेवाभावी जो प्रतिबद्ध लोक प्रशासन है, ये सारी चीज़ हमको इसके जो है आयाम के रूप में या डायमेंशन के रूप में मिलती है, तो वो भी हमको यहाँ देखने को मिलती है। नवीन लोक प्रशासन को समन्वित जो प्रशासन है उसकी संज्ञा भी दी जा सकती है। इसके अलावा समन्वित प्रशासन से क्या मतलब है, समन्वित मतलब होता है जैसे उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़, यानी कि एक साथ जो है राजनीति और प्रशासन, साथ में नीति निर्माण और जो नीति क्रियान्वयन है, इसके अलावा प्रशासन के जो संरचनात्मक एवं व्यवहारिक पक्ष है, इसके अलावा प्रबंधकीय एवं सामाजिक न्याय के उद्देश्य को एक प्रकार से सभी को एक साथ संयोजित करना, उसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड, यानी कि समन्वित बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ गोल थे, इसके कुछ लक्ष्य थे, वो हमको यहाँ देखने को मिले हैं किसके, नवीन लोक प्रशासन के। अब नवीन लोक प्रशासन के हमने लक्ष्य देखें तो उसका विकास कैसे हुआ, तो नवीन लोक प्रशासन का जो विकास है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, एवोल्यूशन कैसे हुआ, वो हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं हम, देखिए इसके अंतर्गत बहुत सारे हमको चीज़ें देखने को मिलती है, कुछ सम्मेलन देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में भी हम यहाँ देखेंगे। तो हम बात करते हैं जैसे 1968 के दशक की अगर बात करें, 1968 के बाद में यहाँ पे जो है नए जो विचार है उनका सूत्रपात होता है। तो 1968 के बाद जो नए विचार है उनका सूत्रपात हमको देखने को मिलता है लोक प्रशासन के अध्ययन के क्षेत्र में, मतलब नए विचारों का सूत्रपात हुआ है, और जो इन विचारों को नवीन लोक प्रशासन की संज्ञा हम बोल सकते हैं। तो इसी के तहत हमको देखें तो 1967 में हमको सार्वजनिक सेवाओं संबंधी जो उच्च शिक्षा है उस पर एक रिपोर्ट देखने को मिली जिसे बोला जाता है हनी रिपोर्ट। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे। तो
एक हनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन देखने को मिलता है। इसके प्रकाशन के साथ ही हमको नए लोक प्रशासन को मान्यता यहाँ प्राप्त हुई और नवीन लोक प्रशासन को आगे बढ़ाने में जो लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार संबंधी जो सम्मेलन है, ठीक है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो यहाँ हमको सम्मेलन देखने को मिलते हैं 1967 में और एक और सम्मेलन देखने को मिलता है मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 में। तो ये दो सम्मेलन देखने को मिले इसके सिद्धांत को आगे बढ़ाने में, ठीक है। तो ये दो सम्मेलन यहाँ देखिए इनकी काफ़ी भूमिका देखने को मिलती है, अत्यंत उल्लेखनीय रहे ये और नवीन लोक प्रशासन को एक प्रकार से उसको शुरू करने या उद्घाटित करने में एक जो बुक है, मैरिनी नाम का एक व्यक्ति है, उसकी पुस्तक है टूवार्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971, ठीक है। तो ये रचना देखने को मिलती है मैरिनी की, तो इसका भी काफ़ी एक योगदान देखने को मिलता है नवीन लोक प्रशासन के उद्भव में। इसी के साथ में हम देखें तो देखिए जो बाल्डो है, बाल्डो ने भी यहाँ पे एक रचना देखने को मिलती है। बाल्डो जो हमने अभी पीछे पढ़े विद्वान, इनकी भी एक रचना देखने को मिलती है जिसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ ट्रुबुलेंस 1971। तो ये भी काफ़ी इनका मतलब ये दोनों ही मतलब ये मैरिनी की रचना और बाल्डो की दोनों की रचना यहाँ काफ़ी प्रशंसनीय योगदान रहता है या काफ़ी जो है महत्वपूर्ण यहाँ देखने को मिलती है। और इस विचारधारा के अग्रणी लेखक हम देखें तो फ्रैंक मैरिनी जो कि हमने देखे अभी, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, जोसेफ ओबाजेस, चार्ल्स विंसेंट ऑस्ट्रोम, ये बहुत सारे विद्वान यहाँ देखने को मिलते हैं, लेखक देखने को मिलते हैं जो इस अवधारणा को यहाँ पे फॉलो करते हैं या इसके अग्रणी लेखक माने जाते हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत हमने जैसे बात किए थे हनी रिपोर्ट के बारे में, तो हनी रिपोर्ट से संबंधित अगर बात करें तो इसके बारे में हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने मिलती है। हनी प्रतिवेदन, यहाँ दा कर लीजिए आप, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, 1967 में ये देखने को मिला। तो हनी प्रतिवेदन जो है नवीन लोक प्रशासन से संबंधित था और इनका नाम था जॉन सी हनी सिराक्रूज। ये जो है एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था सिराक्रूज विश्वविद्यालय, ठीक है। जॉन सी हनी जो थे सिराक्रूज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और लोक प्रशासन की अमेरिकी सोसाइटी ने जो है एक प्रकार से अमेरिकी विश्वविद्यालय में जो लोक प्रशासन है उसको स्वायत्त यानी कि एक ऑटोनॉमस जो सब्जेक्ट है उसके रूप में अध्ययन की संभावना पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा, ठीक है। अमेरिकी जो सोसाइटी थी उसने किनको हनी को तो कहा था, यानी जॉन सी हनी को, जो कि वहाँ के विश्वविद्यालय यानी सिराक्रूज विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। तो इनको ये टास्क मिला, तो उन्होंने लोक प्रशासन से संबंधित जो कुछ समस्याएं है, जैसे कि हम बात करें स्वायत्त विषय के रूप में यानी कि ऑटोनोमस जो सब्जेक्ट है उसके रूप में विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन के अध्ययन शोध हेतु धन का अभाव, इसके अलावा अगर देखें तो लोक प्रशासन एक विषय या विज्ञान या व्यवसाय के रूप में लोक प्रशासन के विद्वान जो थे एवं जो प्रशासक थे उसमें क्या हुआ अंतर का अध्ययन किया गया और कई प्रकार के सुझाव यहाँ दिए गए। तो देखिए 1967 में यहाँ जो प्रतिवेदन है वो प्रस्तुत किया गया जिसमें विभिन्न प्रकार के सुझाव यहाँ देखने को मिले। तो सुझाव क्या क्या थे, सुझाव की अगर बात करें हम यहाँ पर तो सुझाव जो थे विभिन्न प्रकार के, जैसे पहला सुझाव तो जो लोक प्रशासन है उसके क्षेत्र को व्यापक बनाया जाए, पहला सुझाव ये देखने को मिला। दूसरा सुझाव क्या था इस रिपोर्ट के अंतर्गत, लोक प्रशासन के अंतर्गत संपूर्ण जो शासकीय क्रिया है, संपूर्ण शासकीय क्रिया जैसे कि अगर बात करें कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव होती है, विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव होती है जो कि कानून बनाने, और एक होती है जुडिशरी यानी न्यायपालिका। तो संपूर्ण जो शासकीय क्रिया का जो अंग था उसको शामिल किया जाए, ये दूसरा सुझाव इसके अंतर्गत दिया गया। तीसरा सुझाव दिया गया कि लोक सेवा शिक्षा संबंधी जो है एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए, ये तीसरा सुझाव इसके अंतर्गत दिया गया। साथ में देखें तो जो अध्ययनकर्ता जो थे लोक सेवा को एक प्रकार से जीविका के लिए अपनाना चाहे तो उन्हें एक प्रकार से छात्रवृत्तियाँ भी दी जाए, ठीक है। लोक सेवा को अगर वो जीविका के लिए जीविका के लिए उनके द्वारा अपनाया जाता है तो उनको एक प्रकार से स्कॉलरशिप या छात्रवृत्तियाँ भी यहाँ दिए जाए। 5वें नंबर का जो सुझाव दिया गया था इनके द्वारा शासकीय एवं सार्वजनिक मामले में जो संबंधित शोध कार्य है, शोध कार्यों में जो भी व्यक्ति लगे हुए हैं उन व्यक्तियों को क्या दिया जाए, एक आर्थिक सहायता दी जाए या फिर कोई अन्य प्रकार की यहाँ सहायता दी जाए। तो हनी प्रतिवेदन की इस आधार जो है मतलब एक प्रकार से देखें तो हनी प्रतिवेदन जो है, हनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी उसकी आलोचना की गई और इसमें परिवर्तनशील जो समाज है उसमें लोक प्रशासन की भूमिका पर कुछ भी नहीं कहा गया था। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है हनी प्रतिवेदन से संबंधित। उसके अलावा एक और प्रतिवेदन हमको देखने को मिलता है, ये प्रतिवेदन नहीं है, ये सम्मेलन है, ठीक है, समिट है एक प्रकार से देखें तो लोक प्रशासन से संबंधित थी ये। तो सिद्धांत एवं व्यवहार सम्मेलन 1967 में देखने को मिलता है। तो इसमें अगर देखें तो ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ये जेसी चार्ल्स वर्थ की अध्यक्षता में ये जो है एक प्रकार के
अमेरिकी राजनीतिक जो विज्ञान है एवं जो समाजशास्त्र परिषद है उसके तत्वावधान में ये सम्मेलन किया गया था। कब? 1967 में। और इसे एक और सम्मेलन के नाम से जाना जाता है जिसका नाम है फिलाडेल्फिया सम्मेलन। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन भी आप इसको बोल सकते हैं। और इस सम्मेलन में लोक प्रशासन के जो सिद्धांत है और जो व्यवहार है, क्षेत्र, अध्ययन पद्धति आदि विषयों पर गंभीरता पूर्वक यहाँ चर्चा की गई और इसके संबंध में यहाँ पे कुछ निष्कर्ष निकल कर आते हैं इस सम्मेलन के तहत। तो पहला क्या था? सबसे पहली बात तो बोली गई थी कि लोक प्रशासन का क्षेत्र को स्पष्ट करना कठिन है। ठीक है, निष्कर्ष के तौर पर ये निकला। उसके अलावा देखें तो नीति निर्माण और जो लोक प्रशासन है उसका विभाजन एक प्रकार से गलत है, मतलब जो विभाजन किया गया है वो गलत है, ऐसा यहाँ बोला गया। लोक प्रशासन एवं व्यवसाय जो है, प्रशासन एक प्रकार से प्रशासन का जो प्रशिक्षण है, लोक प्रशासन मतलब एक प्रकार से देखें लोक प्रशासन और जो व्यवसाय है प्रशासन है उसका प्रशिक्षण कैसे किया जाए, अलग अलग किया जाए। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिली। साथ में देखें तो हमको देखिए लोक प्रशासन के संबंध में अध्ययन के जो उपागम है, जो अप्रोच है वो भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब लोक प्रशासन के संबंध में जो अध्ययन का उपागम है, वो अध्ययन का जो अप्रोच है वो भी यहाँ पे उपलब्ध होना चाहिए। साथ में इसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ निष्कर्ष निकला है वो हम देख सकते हैं। यहाँ देखिए लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान से पृथक यानी कि उसको अलग करके अनुशासन माना जाना चाहिए। पद सोपान यानी कि जो हरारकी रहती है अधिकारियों की, जो भी पद श्रृंखला होती है, जो भी एक प्रकार से देखें तो पद जो हरारकी होती है, पद सोपान ये जो धारणा होती है वो तर्कसंगत नहीं है, ये भी चीज़ यहाँ पे बोली गई। इसके अलावा जो भावी प्रशासक है यानी भविष्य में जो प्रशासक बनने वाले हैं उनको व्यावसायिक तरीके से प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जाए। इसके अलावा अगर देखें तो लोक प्रशासन का अध्ययन मनोवैज्ञानिक तरीके से किया जाए। साथ में अगर देखें तो समाजशास्त्रीय पहलुओं के आधार पर इनका जो है लोक प्रशासन का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो कार्यक्रम है एवं शिक्षा से संबंधित अगर बात करें तो लोक प्रशासन में प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं शिक्षा का उद्देश्य मात्र प्रबंधात्मक योग्यताओं व तकनीकी जो निपुणता है उसका विकास न होकर विभिन्न सरकारी अभिकरणों में कार्यरत जो सार्वजनिक जो कर्मचारी है, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हैं या फिर हम बोल सकते हैं विद्यार्थी है, उसमें सामाजिक संवेदना या चेतना को गहरा करना होना चाहिए, मतलब एक प्रकार से उनके अंतर्गत जागरूकता होनी चाहिए। इसके अलावा देखें तो गलत जो व्यवहार है जैसे कि भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने के उद्देश्य से शिक्षा कार्यक्रमों में प्रशासनिक आचार पर जो है उचित बल देने की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके अलावा लोक प्रशासन के विषय एवं व्यवहार का जो अधिक ध्यान शहरी दरिद्रता व गंदगी, जो बेरोजगारी है, गरीबी है, पर्यावरण संबंधी प्रदूषण है और गिरते जीवन स्तर की सामाजिक समस्याओं की ओर भी होना चाहिए। तो इस सम्मेलन में हमको विभिन्न प्रकार के यहाँ निष्कर्ष देखने को मिला, यानी कि जो सम्मेलन था इसमें लोक प्रशासन के दर्शन पर लंबी बहस देखने को मिली। विभिन्न यानी कि कुछ विद्वानों ने तो लोक प्रशासन को महज एक प्रकार से बौद्धिक चिंतन का केंद्र माना, तो दूसरों ने उसे मात्र एक प्रक्रिया माना। कुछ चिंतकों ने यहाँ बात करें कुछ चिंतकों के अनुसार तो उन्होंने इसे जो है प्रशासन का, तो कुछ ने जो है मतलब एक प्रकार से समाज का अंग माना, कुछ ने प्रशासन का अंग माना, कुछ ने समाज का अंग माना। और एक प्रकार से इस सम्मेलन में अगर देखें तो लोक प्रशासन का नवीन स्वरूप निर्धारित नहीं किया जा सका। तो एक प्रकार से बहस ही यहाँ देखने को मिलती है। निष्कर्ष किया जाए किसी ने किसी का विरोध किया, किसी ने किसी का विरोध किया, तो इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती है। और मिन्नोब्रुक जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1968 में हुआ था। ये भी नवीन लोक प्रशासन से संबंधित होता है। मिन्नोब्रुक सम्मेलन जो था 1968 में एक प्रकार से देखें तो युवा पीढ़ी का सम्मेलन माना जाता है। और इस सम्मेलन में इस विचार पर जो है इस बात पर विचार किया गया कि परिवर्तनशील जो समाज है उसमें लोक प्रशासन की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इससे संबंधित सारी चीज़ें हमको यहाँ देखने को मिलती है मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 के तहत। इसके अलावा कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है जो कि नवीन लोक प्रशासन की विशेषताओं के तौर पर यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो इनके बारे में भी हम देख लेते हैं और उसके बाद उसकी कुछ संभावनाएं और बाद में हम देखेंगे कुछ आलोचना। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे फिर उसके बाद। तो चलिए इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। विशेषता मतलब होता है जो साइलेंट फीचर्स होते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ था 1968 में, जिसे एक प्रकार से देखें तो जो 1968 में हुआ था ये नवीन लोक प्रशासन संबंधित। और एक और हुआ था फिलाडेल्फिया सम्मेलन। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अभिव्यक्त जो विचार थे उसके आधार पर नवीन लोक प्रशासन की विभिन्न विशेषताएं देखने को मिलती है, जो कि निम्न है, देख सकते हैं हम। देखिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं तकनीकी परिवेश में यहाँ बदलाव तेजी से देखने को मिल रहा था, यानी तेजी से ये बदल रहा था। प्रशासनिक संगठनों को भी एक स्पष्ट मानदंड का विकास करना चाहिए, ऐसा यहाँ देखने को मिला, जिससे कि उनके निर्णय व जो कार्य है उसकी प्रभावशीलता व प्रासंगिकता को बदलते हुए मतलब उसके संदर्भ में आंका जा सके।
फिर नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे देखिए प्रशासन में नागरिकों की अधिकतम भागीदारी होनी चाहिए। इसके अलावा देखें तो इसका मतलब क्या है, नवीन लोक प्रशासन निर्णय निर्माण में जन प्रतिनिधित्व पर बल देना चाहिए। जल मतलब एक प्रकार से जन प्रतिनिधित्व पर बल देता है। तीसरा जो विशेषता है वो देखने को मिलती है, देखिए संगठनात्मक जो संरचना है उसके प्रति एक प्रकार से गतिशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। और पद सोपान यानी कि जो हायरार्की होती है, पद की जो श्रृंखला होती है, ठीक है, पद सोपान क्रम की जो आपूर्ति है उस पर बहुत अधिक बल देने से प्रशासनिक निष्पादन में ऐसी कठोरताएं उत्पन्न होती है जो तेजी से बदलते परिवेश में भी उसे प्रासंगिकता और क्षमता से दूर ले जाती है। तो वैकल्पिक जो संरचना है उसका चयन किया जाना चाहिए, ऐसा यहाँ देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो छोटे जो विकेंद्रीकृत और जो लचीले जो हायरार्की या पद सोपान होते हैं उसके क्रम में ऐसे प्रशासनिक संगठनों के अनुकूल हो सकते हैं जिनका संबंध जन विकास कार्यक्रम में होता है। नेक्स्ट जो विशेषता देखने को मिलती है इसकी, तो इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं जो तकनीक है, जो आधुनिक तकनीक है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखिए सरकार के जो अत्यधिक जटिल तथा जो अनगिनत कार्य है उसको संपन्न कराने के लिए आधुनिक जो प्रबंधात्मक क्रियाविधि व जो तकनीक है उनका प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी है उनको यहाँ अपनाया जाना चाहिए ताकि अच्छे से कार्य किया जा सके। नवीन लोक प्रशासन का जो विचार है वो एक प्रकार से जो लोक सेवक है उसको दलगत तटस्थता बनाए रखनी चाहिए, यानी कि किसी विशेष दल से संबंधित नहीं होना चाहिए जो लोक प्रशासक है, लोक सेवक है, ताकि वो न्यायपूर्ण यहाँ पर काम कर सके। किंतु सामाजिक और अन्य कार्यक्रमों को लागू करते हुए उन्हें तटस्थता का आवरण जो है हटा लेना चाहिए। मतलब जो भी जनता के मूल्य परक जो भी चीज़ें होती है, जो भी कार्य होते हैं उनमें तटस्थता की भावना नहीं होनी चाहिए, सिर्फ दलगत यहाँ तटस्थता होनी चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी किसी दल से संबंधित नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रशासनिक स्वविवेक का प्रयोग करके समाज के दुर्बल वर्गों और जो दलित है उनके हितों की रक्षा किया जाना चाहिए। तो ये कुछ विशेषता थी इसकी नवीन लोक प्रशासन की। ये 5 नंबर में आपको पूछे जाने की संभावना है, तो आप इसको जो है 5 नंबर में, साथ ही साथ आप जो है कुछ को मिलाकर देखिए सबको 5-5 नंबर में। जो बड़े क्वेश्चन हैं, बड़े जो टॉपिक है उनको आप 11 नंबर में तैयार कीजिए। आप उसी अनुसार नोट्स बनाइए जिस अनुसार आप आंसर फ्रेम करोगे, ठीक है, ताकि आपको जो है वहाँ पे अलग से दिमाग में फ्रेम ना करना पड़े। नहीं, क्योंकि वहाँ आपको देखिए बहुत ही कम समय होता है, 3 घंटे मात्र होता है, और आपको देखिए 300 नंबर यानी कि देखिए 2 खंड आपको हल करना पड़ता है, तो काफ़ी कम समय आपको देखने को मिलता है। यानी कि आपको देखिए पॉलिटी भी कवर करना है और इकोनॉमी और समाजशास्त्र 2 चीज़ें कंप्लीट करना है 3 घंटे में। तो इस प्रकार से आपको नोट्स उसी फ्रेमिंग में होना चाहिए जिस फ्रेमिंग में आपको आंसर लिखना है, तो उसके अनुसार आप बनाकर चलोगे तो आप वहाँ आंसर आसानी से लिख सकते हैं, जैसे कि वैसे आप उतार दीजिए, ठीक है, नोट्स को। नवीन लोक प्रशासन की क्या संभावना है भविष्य में, मतलब एक प्रकार से क्या उसकी उम्मीद है, क्या संभावना हमको देखने को मिलती है। तो देखिए नवीन लोक प्रशासन या लोक प्रशासन को नवीन व्यक्तित्व दिए जाने की यहाँ आवश्यकता होनी चाहिए। जिन नवीन समस्याओं को से सामना करना है उनमें से कुछ जो बढ़ती हुई एक प्रकार से सैनिक शक्ति है, दौड़ती हुई प्रविधि है, शहरीकरण है, नागरिक अधिकार एवं जो सहभागी है, पर्यावरण प्रदूषण है और विकास से संबंध ये रखती है, उसे नवीन कार्यात्मक क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। अर्थात अगर बोलें तो जो जनसंख्या विस्फोट है उसका नियंत्रण, मद्य निषेध, ठीक है, और अन्य जो अस्वास्थ्यवर्धक जो भी उत्पादन है उसकी रोकथाम किया जाना चाहिए, जैसे नशीली चीज़ें जो भी होती हैं उनको रोकथाम किया जाना चाहिए। पर्यावरण एवं जो प्रदूषण है उसमें उससे संबंधित व्यवस्था, पुलिस और अपराध, विदेशी मामले, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सार्वजनिक जो नैतिकता होती है। इसके अलावा देखें तो मानव के जो अधिकारों का संरक्षण होता है, जैसे कि फंडामेंटल राइट में हमको देखने को मिलता है, उसका संवर्धन करना, सतत विकास जो लक्ष्य है जो कि SDG में दिए गए हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा, उनका भी यहाँ पे संरक्षण करना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। इसके लिए लोक प्रशासन जो सिद्धांत है उसमें नवीन संगठन, संरचनाएँ, प्रक्रिया, कार्यविधियाँ और आदि जो भी चीज़ें हैं वो विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए। एक विद्वान है जिनका नाम है आई सारंस्की, ठीक है, सारकांस्की एक प्रकार से हम बोल सकते हैं, ठीक है, थोड़ा नाम उल्टा सीधा होता है यहाँ देखने को मिलता है हमको। तो ये विद्वान है, यहाँ इन्होंने एक प्रकार से ऐसे सिद्धांत की रूपरेखा स्टर्न और आमंड के प्रारूप में आधार दी है, और उत्तर औद्योगिक समाज की कुछ जो सर्वथा नवीन समस्या है उसका सामना करने के लिए ऐसा सिद्धांत एक तत्कालीन आवश्यकता बन गया है। दूसरे विद्वान है क्राइडन, उनकी भूमिका देखने को मिलती है हमको। तो उन्होंने नवीन लोक प्रशासन को उत्साही सुधारक, सजग नीति निर्माता, सामाजिक परिवर्तन का अभिकर्ता या एजेंट, संकट प्रबंधक, मानवीय नियोक्ता, मध्यस्थ, राजनीतिक आंदोलनकर्ता, रचनात्मक, आशावादी नेता, जो विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं उनकी एक प्रकार से भूमिकाएं प्रदान की है, ऐसा क्राइडन के द्वारा बोला गया है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन भूमिकाओं के निर्वहन के लिए उसमें जो है नवीन गुणों एवं जो क्षमताएं की आवश्यकता होगी। एक सामान्य लोक प्रशासन सिद्धांत इस दिशा में निरंतर मार्गदर्शन करता है। इसके अलावा स्पष्ट बात हो जाती है कि इसमें कि ऐसा लोक प्रशासन सिद्धांत जो है सिद्धांत गतिशील होना चाहिए, अनुभाविक एवं जो लक्ष्य के उन्मुख होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए,
लोक प्रशासन के वर्तमान विकास को देखते हुए उसे निर्माण और विकास की काफ़ी संभावना देखने को मिलती है। तो ये तो कुछ हो गई भविष्य की कुछ संभावनाएं व्यक्त की है हमने। इसके अलावा नवीन लोक प्रशासन की जो है आलोचना की जाती है कुछ विद्वानों के द्वारा। तो जैसे पॉजिटिव पॉइंट रहते हैं वैसे ही नेगेटिव रहते हैं। तो अगर आलोचना पूछी जाती है, सिंगल में आलोचना तो पूछी नहीं जाएगी, तो पक्ष में और विपक्ष में आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है 5 नंबर में इसको भी तैयार कीजिए, 5 नंबर में अन्य चीज़ों को भी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको मिलाकर यहाँ पे जो है आंसर 11 नंबर में अगर पूछा जाता है तो इन सिंगल नहीं पूछा जाएगा, अलग अलग प्रकार से यहाँ देखने को मिलेगा। तो आप इस प्रकार यहाँ आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए आलोचना देख लेते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार, फिर हमारा ये टॉपिक एंड हो जाता है। तो इस टॉपिक को एंड करने के बाद जो हमारा बाकी का जो टॉपिक है सिद्धांत हम पढ़ने वाले थे। सिद्धांत हम इस लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं नवीन लोक प्रशासन की आलोचना, यानी कि इसकी कमियाँ बताई गई है, उसका मूल्यांकन हम देख लेते हैं। तो नवीन लोक प्रशासन के अनेक यहाँ पे देखने को मिलता है, अनेक जो चिंतन है। ठीक है, नवीन लोक प्रशासन के अनेक जो चिंतक है इसे नए रूप में एक मौलिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, किंतु कुछ जो है आलोचक नवीन लोक प्रशासन को परंपरागत प्रशासन का ही एक संशोधित रूप मानते हैं। जैसे कि पहले जो विद्वान है कैंपेबेल के अनुसार क्या है, नवीन लोक प्रशासन का ये जो विषय है मौलिक अध्ययन की अपेक्षा पुनर्व्याख्या पर अधिक बल देता है। पुनर्व्याख्या मतलब जो चीज़ें पहले से है उनकी फिर से व्याख्या, जो व्याख्या पहले से की जा चुकी है उसकी फिर से व्याख्या करना, उस पर बल देता है, ऐसा बोला गया है कैंपेबेल के द्वारा। इसी प्रकार एक और विद्वान है, हम देखें तो रॉबर्ट टी गोल्विस्की। तो इनके द्वारा जो है एक प्रकार से इनका मत है कि नवीन लोक प्रशासन शब्दों में क्रांतिवाद का उद्घोष करता है, किंतु वास्तव में यह पुरातन सिद्धांतों जो तकनीक है पुरानी उसी की स्थिति को बनाए रखता है। और दूसरे एक और जो विद्वान है जिनका नाम है निग्रो, दोनों एक प्रकार से देखें तो ये विद्वान है, इसका मूल्यांकन करते हुए इन्होंने स्पष्ट किया है कि जब से नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ है तो यहाँ पे हम देखें मूल्य और नैतिकता के प्रश्न जो है लोक प्रशासन के मूल्य के मंतव्य बन गए हैं। ठीक है, तो ये 3 जो है विद्वान इनके द्वारा कुछ आलोचना की गई है। पर फाइनली अगर बात करें हम तो नवीन लोक प्रशासन की धारणा ने लोक प्रशासन की विषय वस्तु को व्यापक बना दिया है। और लोक प्रशासन की नवीन धारणा के अनुसार अगर बात करें तो उसका समाज से सीधा संबंध जुड़ गया है। और नवीन लोक प्रशासन जो है उसकी मतलब प्रशासन की धारणा में लोक प्रशासन संबंधी जो परंपरागत धारणा है एवं विचार है उसको गहरा धक्का भी लगा है। लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़ गया है और यह अधिक रूप में आदर्शात्मक होता जा रहा है, मतलब नॉर्मेटिव होते जा रहा है, क्योंकि ये अब जो है सामाजिक समता के प्रति काफ़ी उन्मुख है। जो गैर नौकरशाही है, विकेंद्रीकरण है। इसके अलावा देखें तो लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया है, साथ में आचार संबंधी जो व्यवहार है, निरंतर फैलती हुई प्रशासनिक व्यवस्था है, वह नागरिकों की भागीदारी के प्रश्नों से संबंधित होता जा रहा है। और यह लोक प्रशासन की जो नौकरशाही के जाल है उससे निकल कर क्या हो रहा है, मैनेजरियलिज्म मतलब जो प्रबंधात्मक जो भी चीज़ें है उसकी ओर उन्मुख होता जा रहा है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। और ये एक प्रकार से यह है पद सोपान की जो कड़ाई से जो कार्मिक है, मतलब एक प्रकार से पद सोपान मतलब जो हायरार्की होती है पदाधिकारियों की, जो हायरार्की, उच्च लेवल का अधिकारी, फिर अधीनस्थ के नीचे उसके अधीनस्थ, तो इस प्रकार से जो व्यवस्था होती है उसको हायरार्की या पद सोपान बोला जाता है। आगे विस्तार से पढ़ेंगे हम उसके बारे में। तो एक प्रकार से उनके अंतर्गत जो भी कार्मिक होते हैं उनसे मुक्त होकर ये साहसिक सरकार की अवधारणा को साकार करना चाहता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ हमको यहाँ देखने को मिली नवीन लोक प्रशासन की जो है, एक प्रकार से हमने देखें सारी चीज़ें। इसके बाद हमारे सिद्धांत चलेंगे, सिद्धांत को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़े नवीन लोक प्रशासन के बारे में, जो कि आपको देखने को मिलता है यहाँ पे देखिए ये टॉपिक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है इसके उद्भव के कारण देखें, पृष्ठभूमि देखें, नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य देखें हमने। ठीक है, इसके बाद हमने नवीन लोक प्रशासन के जो विकास है उनके बारे में यहाँ पे जाना। नवीन लोक प्रशासन के विकास से संबंधित हनी प्रतिवेदन के बारे में जाना, जो कि 1967 की एक सम्मेलन देखें, सिद्धांत एवं व्यवहार सम्मेलन 1967। एक मिन्नोब्रोक सम्मेलन भी देखे थे 1968 का। और यहाँ पे देखिए इसके अंतर्गत कुछ ही जो है नोक झोंक चलती रही, निष्कर्ष निकला वो हमने देखे। नवीन लोक प्रशासन की विशेषताएं हमने देखें, कुछ संभावना देखे भविष्य से संबंधित, और उसकी आलोचना देखे। आलोचना के बाद भी उसके काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हमको यहाँ देखने को मिले हैं। तो इस प्रकार हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और आप जो है आपको जो वीडियो है कैसा लगता है, लेक्चर कैसा लगता है, समझ में आता है तो ज़रूर आप लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और किसी प्रकार का कमी नज़र आती है, कुछ सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, और एक और चीज़, आप जो है टेलीग्राम में जुड़ जाओगे डिस्कशन में तो वहाँ भी आप सुझाव दे सकते हो, वहाँ कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ भी आपका जो है क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया जाएगा। उत्तर लेखन ग्रुप में आप जुड़ोगे तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। तो इस प्रकार से आपको लेकर चलना है सारी चीज़ें। ठीक है,
कुछ सुझाव हो तो वो ज़रूर दें हमके, मतलब जो लेक्चर संबंधित या कुछ आपके दिमाग में कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें, उसको ज़रूर फॉलो किया जाएगा, ठीक है, अगर उचित होगा तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।